एक सपना जो हमने देखा था कभी, एक वादा किया था जो खुद से कभी, वक्त है आ गया, रंग भर दो सभी, चित्र रेखाओं से जो बनाए कभी, चित्र रेखाओं से जो बनाए कभी। डर नहीं है हमें अब किसी बात से, डर नहीं है हमें अब किसी बात से। अपनी किस्मत है खुद अपने ही हाथ में, अपनी किस्मत है खुद अपने ही हाथ में। है भरोसा हमें अपनी जज्बात पे, है भरोसा हमें अपनी जज्बात पे। राह दे देगा रास्ता भी अब राह में, है भरोसा हमें अपनी जज्बात पे। राह दे देगा रास्ता भी अब राह में। अपनी इज्जत का सौदा हमको नहीं मंजूर, अपनी इज्जत का सौदा हमको नहीं मंजूर। मजबूरियों के हाथों होते नहीं मजबूर। निश्चय लगन और हिम्मत हम में है भरपूर, निश्चय लगन और हिम्मत हम में है भरपूर। विश्वास है अटल हम जीतेंगे जरूर, हम जीतेंगे जरूर। स्वागत है सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सहारा कॉम्पिटिटिव क्लासेज। सभी विद्यार्थियों का कहना था कि सर सभी टीचर ऑनलाइन क्लास करवा रहे हैं, आप कहां डिस्टर्ब हैं। चलिए हम आप लोगों के सामने अब उपस्थित हो गए हैं। ठीक है कि कुछ देर हम किए, लेकिन अब हम आपके साथ जुड़ गए हैं। आप लोगों से बस हम यही चाहते हैं कि जो विद्यार्थी हमसे लंबा वक्त हो गया, लॉकडाउन से हम लोग मैंने लंबे समय से घर में बंद हैं, तो बहुत विद्यार्थी जो है हमसे अभी मैंने जुड़े हुए नहीं है। सब आप लोग अपने दोस्तों को सहारा कॉम्पिटिटिव क्लासेज से जोड़ने का प्रयत्न करेंगे। हम लोग यूट्यूब पर चैनल बनाए हैं सहारा कॉम्पिटिटिव क्लास के नाम से, आप लोग सर्च कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कंटिन्यू क्लास अब हम लोग इसी चैनल पर अपना शुरू करेंगे। इसीलिए हम लोग मैंने जब आप जुड़ गए हैं, आपका पूरा जो भी सब्जेक्ट बचा हुआ था उन सभी सब्जेक्ट को अब हम खत्म करने वाले हैं, क्योंकि हमें भी इतना भरोसा नहीं था कि इतना लंबा, हमें भी इतना तकलीफ हुआ है, इतना लंबा टाइम जो छुट्टी हम लोग बिता दिए। हम भी यही अनुमान में थे कि वक्त बीतेगा तो स्थिति सामान्य हो जाएगी, लेकिन अभी कोरोना वायरस से पूरा विश्व लॉकडाउन में है। यह एक लंबी लड़ाई है जो हम लोगों को भी लड़ना है सरकार के साथ। इसीलिए जब लड़ना है तो लड़ ही रहे हैं, तो पढ़ाई अपने घर पर करते चलते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ाई जब अपना शुरू किए हैं, जिस तरह से हम लोग क्लास में आपसे बात किया करते थे कि अब हम लोग कोई भी सब्जेक्ट जो हमारे द्वारा आपको पढ़ाया जाता था, तो हम वहां पर आपसे कहते थे कि 100% गारंटी लेंगे। अगर कोई विद्यार्थी को अगर समझ में नहीं आता है तो हम समझाने का 100% गारंटी देते थे। अब बहुत से विद्यार्थी हमसे सहमत भी थे कि हाँ सर आप रियल में 100% समझाते हैं, अब हमको समझ में आ जाता है। उस बात में कितनी सच्चाई थी, कितनी सच्चाई है। अब यूट्यूब पर भी हम आए हैं समझाने। यूट्यूब पर जो विद्यार्थी हमसे पुराने जुड़े हुए थे और जो विद्यार्थी हमसे नए जुड़ने वाले हैं, उन सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप हमसे पहले जुड़िए। अगर आपको पूरी तरह से हमारे द्वारा कराए गए क्लास अगर पसंद आता है तब आप हमसे जुड़े रहें, अन्यथा आप हमें छोड़ करके जा सकते हैं। इसमें हमें कोई दुख तकलीफ नहीं होने वाला है। साइंस के बारे में हम लोग जब ऑफलाइन क्लास कर रहे थे तो टोटल चीज हम लोग पढ़ लिए थे। साइंस बचा हुआ था, तो साइंस जब बचा हुआ था अब हम साइंस पूरा कर लेते हैं। जब तक लॉकडाउन नहीं टूटेगा, जब तक सरकार परमिशन नहीं देगी जो भी शिक्षण संस्थान है पुनः खोलने की, तब तक हम लोग वीडियो के माध्यम से ही पूरा साइंस कवर करेंगे। तो जनरल साइंस, चलिए जनरल साइंस पर हम लोग का अब शुरुआत होगा। लंबा चौड़ा हम आपसे भूमिका नहीं बांधेंगे। चलिए ध्यान देते हैं हम लोग। साइंस विषय समान अध्ययन, ध्यान दीजिएगा। समान अध्ययन के तहत हम लोग सोशल साइंस पढ़ लिए थे, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, इकोनॉमी जो भी सब्जेक्ट था वो हम लोग पढ़ लिए थे। और जो बचा भी है, तो कुछ टॉपिक बचा हुआ था उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। लेकिन नए सिरे से हम लोग समान अध्ययन के तहत साइंस शुरू करेंगे। अब सामान्य विज्ञान, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों का ऐसा भी कहना है कि सर विज्ञान समझ में नहीं आता है, और हम लोग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हमसे अब यूट्यूब के माध्यम से वैसे विद्यार्थी भी जुड़ेंगे जो प्रतियोगिता परीक्षा की में सफलता भी प्राप्त कर चुके हैं, चाहे तो जो अभी शुरुआत में तैयारी में लगे हैं। उन सभी विद्यार्थियों से हमारा अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद ही आप डिसीजन लीजिएगा। जब क्लासरूम में हम लोग बात करते थे तो आप हमसे यही कहा करते थे कि सर कोई टॉपिक जब उठाइए आप या कोई भी सब्जेक्ट जब पढ़ाइए तो हम लोग को जिसे सिखाने का मैंने प्रयास कीजिए कि मैंने पढ़ने के लिए तो बहुत चीज हम लोग पढ़ लेते हैं।
और उस बात पर हम आपको कहते थे कि हम 100% गारंटी लेंगे कि हम आपको हर सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट हमारे द्वारा समान अध्ययन के तहत पढ़ाया जाएगा, वो हर सब्जेक्ट को हम आपको 100% सिखाएंगे। वो ऑफलाइन में बात होता था, ऑनलाइन में उस बात में कितनी सच्चाई है जो अब हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से भी देखते हैं कि हम अपने ऑफलाइन में किए गए वादों को ऑनलाइन के माध्यम से पूरा कर पाते हैं या नहीं। अब आप लोग खुद वीडियो देख कर करके बताइएगा कि हमें, आपको समझ में आ रहा है तब कहिएगा, नहीं भी समझ में आ रहा है फिर भी हमें बताइएगा कि हाँ सर कहीं पर मैंने दिक्कत है। शुरुआत में जब हम लोग के थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है, फिर धीरे धीरे जब हम कैमरा के फ्रेंडली हो जाएंगे तो हमको कैमरा पर बोलने में भी कुछ तकलीफ नहीं होगा। चलिए हम लोग स्टडी करेंगे समान अध्ययन। समान अध्ययन के बारे में हम लोग चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। समान अध्ययन में हम लोग सोशल साइंस कि जो भी सब्जेक्ट था, हिस्ट्री था, ज्योग्राफी था, पॉलिटिकल साइंस था, सभी से लगभग हम लोग पूरा कर लिए थे। कुछ टॉपिक बचा हुआ था उनको भी हम लोग पूरा कर लेंगे। लेकिन यूट्यूब पर जब हम स्टार्ट करेंगे तो सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, क्योंकि जनरल साइंस के पूरा सिलेबस हम लोग का बचा हुआ था, इसलिए जनरल साइंस भी जरूरी है हम लोग को, क्योंकि जनरल साइंस अबला, जिसे अब तक हम लोग जनरल साइंस पूरी तरह से खत्म कर चुके होते, लेकिन वक्त धीरे धीरे इतना लंबा बीत गया और कितना लंबा भी और आगे बीतेगा, कब तक इंतजार करेंगे कोचिंग क्लास खुले। इसलिए अब हम लोग इसी से पढ़ने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों के बीच जो स्टूडेंट हमसे छूट गए हैं, जो नहीं मिल पा रहे हैं, इनका नंबर वगैरह हमारे पास नहीं है, उन सभी विद्यार्थियों को कांटेक्ट कर करके आप उनके व्हाट्सएप पर जैसे भी जिनके साथ जो जुड़े होंगे सबको आप सहारा कॉम्पिटिटिव क्लासेज के साथ जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। वैसे सभी विद्यार्थी जो हमसे जुड़े हुए थे और जो नए विद्यार्थी जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमसे सहारा कॉम्पिटिटिव क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े। अगर आपको पूरी तरह से बात समझ में आती है तो ही हमारे चैनल पर रहें, अन्यथा आप स्वतंत्र हैं। चलिए ध्यान दीजिए इधर। सामान्य अध्ययन के तहत हम लोग सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। सामान्य विज्ञान के बारे में बहुत से विद्यार्थी की ऐसे गलत धारणा है कि सर हिंदी मीडियम वाला विद्यार्थी को सामान्य विज्ञान सही मायने में समझ में नहीं आता। अब इस बात में कितनी सच्चाई है हम तो 100% गारंटी लेते हैं। अब कितना हम हवाबाजी करते हैं, क्या करते हैं, अब आप खुद समझिएगा कि हाँ सर आप झूठ बोल रहे थे, हमको रियल में समझ में नहीं आ रहा, कि हम रियल में सच बोल रहे थे कि आपको हम रियल में 100% समझा देंगे। चलिए देखिए, जनरल साइंस, सामान्य अध्ययन, किसी भी हिंदुस्तान के कोई भी कोना में अगर एग्जाम होता है जहां पर जीएस पूछा जाता है, चाहे तो वो बड़ा एग्जाम हो या छोटा एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम में जीएस, जनरल साइंस जो हम लोग बोलते हैं, अब जनरल समान अध्ययन से जो विज्ञान, जो सामान्य विज्ञान है, उन सामान्य विज्ञान से कम आपको 15 से 20 प्रश्न, 15 से 20 प्रश्न आपको हर प्रतियोगिता परीक्षा में लगभग देखने को मिल जाएगा। अगर कहीं कोई ऐसा प्रतियोगिता परीक्षा है जहां पर इसका डिमांड अगर ज्यादा है तो वहां पर इसकी संख्या में वृद्धि भी की जाती है, अगर 20 से 25, 30 भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः 15 से 20 सवाल दिया जाता है। स्टेट पीसीएस, हर राज्य का अपना स्टेट पीसीएस होता है, तो हर राज्य में जो पीसीएस की तैयारी करते हैं विद्यार्थी, उन सभी विद्यार्थियों से भी हमारा अनुरोध है कि आप वीडियो को एक बार जरूर देखें कि हम आपके लाइक लेके चल रहे हैं या नहीं। नीचे से ऊपर तक जो लेक्चर हमारा होगा, हर क्वालिटी के विद्यार्थियों के लिए, जो छोटा एग्जाम की तैयारी करे या बड़ा एग्जाम की तैयारी करे या मध्य जो बीच में जो एग्जाम होता है वैसे एग्जाम की तैयारी करें, उन सभी के लिए हम आपको सामान्य विज्ञान क्लियर करेंगे। सामान्य विज्ञान के तहत ध्यान दीजिएगा, सामान्य विज्ञान के तहत हम लोग देखेंगे कि 3 सब्जेक्ट हमको मुख्य रूप से पढ़ना है, जिसमें हम लोग भौतिक विज्ञान, दूसरा है रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान फिजिक्स, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, फिर हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान बायोलॉजी। ये 3 सब्जेक्ट पर हमको कमांड करना है।
जब पूरी तरह से 3 विषयों पर अगर हमारा कमांड हो जाएगा तो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के आप क्वेश्चन बैंक उठा करके देखिएगा, फिर हमसे कहिएगा कि हाँ सर क्वेश्चन हमसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। उसकी पूरी जिम्मेवारी हम खुद लेंगे। इसीलिए ध्यान दीजिए इधर कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। अब इसमें भी देखिए जीव विज्ञान अगर एग्जामिनर 15 से 20 सवाल अगर बनाता है समान विज्ञान से अगर 15 से 20 सवाल बनाता है, जिसमें सबसे ज्यादा अगर सवाल पूछेगा तो आपको यही है, जिसका नाम है जीव विज्ञान। इससे आपको कम से कम 7 से लेकर करके 8-9 सवाल सिर्फ जीव विज्ञान से रहेगा। मिनिमम सवाल की संख्या यहाँ से 7 से 8 होती है। हो सकता है बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन जीव विज्ञान में 7 से 8 प्रश्न। भौतिक विज्ञान दूसरा नंबर पर भौतिक विज्ञान से पूछते हैं। भौतिक विज्ञान से आपको 4 से 5 प्रश्न यहां से भी दिखाई पड़ जाएंगे। रसायन विज्ञान से भी हम लोग देखेंगे कि 3 से 4 प्रश्न यहां से भी दिखाई पड़ जाएंगे। इसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा हमारा मुख्य रूप से कहना है कि सामान्य विज्ञान में अगर भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान ये तीनों विषय में सबसे ज्यादा अगर एग्जामिनर सवाल बनाता है तो यहां से जीव विज्ञान के अंतर्गत आपको यहीं से सवाल उनका सबसे ज्यादा बनता है। इसीलिए हम जीव विज्ञान से ही अपना सिलेबस को शुरू करने जा रहे हैं। जीव विज्ञान से हम लोग अपना सिलेबस शुरू करेंगे। अब आप समझिएगा कि जीव विज्ञान के भी बारे में बहुत से विद्यार्थियों में ऐसी गलत धारणा है कि सर बायोलॉजी में कुछ वर्ड शब्द जो है इतना हार्ड होता है कि हम लोग के समझ में नहीं आता है। अब कितना हार्ड होता है शब्द, क्या होता है कि हम लोग उसके उच्चारण में ही तकलीफ में आ जाते हैं। तो आप समझिएगा जिस तरह से हम आपको समझाएंगे, हम अपने तरफ से 100% आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। आपको पूरी तरह से समझाने की हम गारंटी देते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो आप हमको YouTube के माध्यम से कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ सर समझ में नहीं आ रहा है। हम स्टार्ट करेंगे जीव विज्ञान से, बायोलॉजी से। समझिएगा इधर कि बायोलॉजी से जब हम स्टार्ट करेंगे तो बायोलॉजी में भी जो हम लोग देखेंगे आप सभी को, अभी हम 1 मिनट इसको मिटाते हैं, आप लोग फिर देखिएगा। जीव विज्ञान हम लोग इसी के बारे में आज पूरा स्टडी करेंगे। अब उसमें भी जीव विज्ञान के हम लोग बोले कि जीव विज्ञान सबसे ज्यादा सवाल पूछता है। एग्जामिनर जब सबसे ज्यादा सवाल जीव विज्ञान से बनाते हैं तो जीव विज्ञान से हम लोग पूरा स्टडी करेंगे। पहले जीव विज्ञान के बारे में जानेंगे कि हाँ किस तरह से सवाल हमको इससे बनेगा। आप खुद समझिएगा कि इसे जीव विज्ञान में हम लोग देखेंगे तो हम लोग जीव विज्ञान में हम आपको आज पहला टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। हम लोग आपको आज पहला टॉपिक पढ़ाएंगे जिसका नाम है रोग, डिजीज बोलते हैं, रोग। डिजीज जो रोग है, पहला चैप्टर हम आपको बताएंगे आज। पहला चैप्टर नहीं है, क्योंकि हमारे मन में ख्याल आया था कि अगर हम कहीं पर भी क्लास प्रारंभ करेंगे अब तो साइंस से करेंगे और साइंस में भी जीव विज्ञान से करेंगे। जीव विज्ञान से भी उसमें सबसे पहले हम रोग के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आज पूरा विश्व, अगर पूरे संसार के जितने भी मानव प्रजाति हैं सब अपने अपने घरों में बंद हैं तो इसी रोग के कारण, इसी बीमारी के कारण, इसी डिजीज के कारण। आज कोरोना वायरस पूरे विश्व में जो वैश्विक महामारी लेकर आई है, पूरा विश्व लॉकडाउन में अपना जीवन बिता रहा है। तो इसी रोग को आज बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको रोग के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। पढ़े लिखे विद्यार्थी जो अपने आप को जानते हैं कि हम पढ़े लिखे शिक्षित हैं, वैसे विद्यार्थी के बारे में हम आपसे बोल रहे हैं, उनको भी कोई जानकारी नहीं है। बहुत ऐसे विद्यार्थी आपको मिलेंगे कि रटे हुए रहते हैं, उनको कुछ लेना देना तो है नहीं। चलिए हम आपको कितना समझा पाते हैं, देखिए इधर रोग एक चैप्टर लिखेंगे हम आपको जीव विज्ञान के तहत। पहला टॉपिक हम लिए रोग, डिजीज। इसमें हम देखेंगे कि क्या है। अब इसमें एक चैप्टर के नाम आता है, समझिएगा, मानव रोग तथा उपचार। मानव रोग तथा उपचार ये चैप्टर है। मानव रोग तथा उपचार, ये जो चैप्टर हम आपके सामने रखे हैं कि मानव रोग तथा उपचार, जो चैप्टर बायोलॉजी में रखे हैं, हिंदुस्तान में कहीं पर भी एग्जाम होगा
जहां पर सामान्य अध्ययन के तहत सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे, असामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें सबसे अधिक बायोलॉजी का प्रश्न पूछा जाएगा। और बायोलॉजी में भी सबसे अधिक सवाल अगर कहीं से आता है तो उसका नाम उस चैप्टर का मानव रोग तथा उपचार, मानव रोग तथा उपचार। इससे बहुत सवाल, 1 से 2 प्रश्न सिर्फ यही टॉपिक से आपको दे दिया जाएगा। चाहे तो आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वैसे विद्यार्थी से भी हम कहना चाह रहे हैं कि आप लोग भी इसे पूरा देखें, उसके बाद समझ में आएगा कि हाँ हम कितना हवाबाजी कर रहे हैं या सच बोल रहे हैं। पूरा टॉपिक अगर जब हम इंड करते हैं तो बिहार पीसीएस रहे या यूपी पीसीएस रहे या एमपी पीसीएस रहे, हिंदुस्तान के कोई भी पीसीएस हो या दरोगा रहे या रेलवे हो या एसएससी, कोई भी एग्जाम हो, उन सब में यहां से सवाल समान अध्ययन के तहत, समान विज्ञान में के तहत जो बायोलॉजी है उसमें मानव रोग तथा उसके उपचार से आपका सवाल बनेगा। 1 से 2 सवाल हर एग्जाम में दिखता है, इसलिए इसको हम पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इधर। अब इसमें देखिए मानव रोग तथा उपचार, जिसे मानव में किस रोग से ग्रसित होता है, क्या क्या उसमें होता है, उसका उपचार क्या है, इतना हम आपको बता देंगे कि हम आपको डॉक्टर तो नहीं बनाएंगे, लेकिन इतना जरूर बता देंगे कि डॉक्टर जब आपको कोई बीमारी के बारे में बताएगा तब आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ हम अब इस बीमारी को, ठीक है हम जानते हैं, पहचानते हैं, नाम सुने हुए हैं। तो इसीलिए ऐसी तैयारी करना है हमें कि पूरा बात समझ में आए हमको, समझिएगा। अब मानव रोग तथा उसके उपचार में हम लोग देखेंगे कि आखिर पहले तो समझिए कि डिजीज, रोग हम लोग किसको कहते हैं। रोग के बारे में पूछेगा, रोग, रोग के बारे में, रोग जो हम लोग सामान्य रूप से बोलते हैं बीमारी, सामान्य रूप से बोलते हैं बीमारी। स्वस्थ किसी भी शरीर के स्वस्थ कोशिकाओं में अगर किसी प्रकार से कोई रुकावट उत्पन्न हो जाए, किसी भी स्वस्थ शरीर के कोशिकाओं में अगर किसी तरह से, किसी प्रकार से रुकावट उत्पन्न हो जाता है, उसी रुकावट को हम लोग रोग बोलते हैं या बीमारी बोलते हैं। उसी रुकावट को हम लोग रोग बोलेंगे या बीमारी बोलेंगे। रोग की सिंपल परिभाषा है कि ऐसे रोगी, जिसे रोग के मतलब ये होता है कि रुकावट, तो रुकावट स्वस्थ कोशिका में अगर किसी तरह से रुकावट हो जाएगा उसको हम लोग रोग बोलेंगे या बीमारी बोलेंगे। अब हम लोग देखेंगे मानव में होने वाले बीमारी, किस तरह से, किस बीमारी से मानव ग्रसित होता है, इसके बारे में हम लोग अपना करेंगे। मिटा रहे हैं बोर्ड से, आप लोग लिखना चाहते थे लिख लीजिए, फिर समझिए। मानव रोग तथा उपचार, समझिएगा कि मानव रोग तथा उपचार, इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग को रोग कितने तरह का होता है। ध्यान दीजिए, हम लोग रोग के बारे में, अगर डिजीज के बारे में हम लोग चलेंगे तो रोग मुख्यतः इसको हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं। रोग हम लोग देखेंगे 2 तरह के होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जन्मजात रोग एक होता है, एक होता है उपार्जित, जन्मजात रोग या उपार्जित रोग। समझिएगा तो नहीं कि जब रोग, मानव रोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है कि मानव रोग तथा उसके उपचार। जन्मजात रोग या उपार्जित रोग, रोग 2 तरह के, जन्मजात रोग और उपार्जित रोग। रोग के मतलब भी आप जान गए, रुकावट, बीमारी, इसी को कहते हैं हम लोग। जन्मजात रोग के मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको भी अगर बांटना चाहे तो 2 पार्ट में इसको भी हम लोग बांट सकते हैं। एक को बोलेंगे अनुवांशिक, अनुवांशिक बीमारी, अनुवांशिक रोग। एक को बोलेंगे गैर अनुवांशिक। समझिएगा कि जन्मजात रोग अनुवांशिक और गैर अनुवांशिक रोग 2 तरह के, जन्मजात रोग और उपार्जित रोग। जिसमें देखते हैं कि जन्मजात रोग में आता है अनुवांशिक रोग और उसमें गैर अनुवांशिक और गैर अनुवांशिक 2 तरह के जन्मजात रोग। और उपार्जित बीमारी में हम लोग देखेंगे 2 तरह की यहू होता है उपार्जित बीमारी, जिसमें हम देखेंगे संक्रामक बीमारी, संक्रामक बीमारी, एक और होता है इसमें असंक्रामक। ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले रोग कहते हैं किसको, तो रोग के मतलब समझिएगा कि स्वस्थ कोशिकाओं में अगर किसी कारण बस रुकावट उत्पन्न हो जाता है, उसी रुकावट को रोग या बीमारी की संज्ञा दी जाती है, उसी को हम लोग रोग कहते हैं या बीमारी कहते हैं। यह 2 तरह के होता है, जन्मजात रोग या उपार्जित रोग। जन्मजात रोग भी पढ़ेंगे तो 2 तरह के, अनुवांशिक रोग होता है, अनुवांशिक बीमारी या गैर अनुवांशिक रोग। अब उपार्जित रोग होता है संक्रामक रोग या असंक्रामक रोग। संक्रामक, उपार्जित
संक्रामक रोग या असंक्रामक बीमारी या असंक्रामक रोग, समझिएगा। इसमें आपको समझना है कि जन्मजात रोग में जो अनुवांशिक देखे हैं गैर अनुवांशिक हम लोग देख रहे हैं। तो जन्मजात रोग में अनुवांशिक या गैर अनुवांशिक है। इसमें ये माता पिता के द्वारा बच्चों में उनके द्वारा ही आ जाता है। इस बीमारी से ग्रसित बच्चों का अपना कोई कसूर नहीं होता है। इस बीमारी से ग्रसित बच्चों का कोई कसूर नहीं होता है। मां के गर्भ से ही जब बच्चा बाहर आता है तब वह बच्चा इस बीमारी से ग्रसित होता है। वैसी बीमारी को हम लोग जन्मजात बोलते हैं या अनुवांशिक बीमारी बोलेंगे। तो अनुवांशिक बीमारी का मतलब ही होता है, अनुवांशिक बीमारी पूछेगा अनुवांशिक बीमारी क्या है, तो आप साफ साफ शब्दों में कह सकते हैं कि वैसी बीमारी जो माता और पिता के द्वारा बच्चों में उनके जीन से उत्पन्न होने वाला बीमारी है। उन्हीं के द्वारा जो उनके जीन से बच्चों में बीमारी ट्रांसफर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यह हस्तांतरित होते रहता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यह चलते रहता है। उसी बीमारी को हम लोग क्या बोलेंगे, अनुवांशिक बीमारी। तो आपसे पूछेगा जन्मजात बीमारी दो तरह के, अनुवांशिक बीमारी या गैर अनुवांशिक बीमारी। उपार्जित, यह बीमारी जब मां के गर्भ से बच्चा बाहर आता है, तो उसे जब उसका शरीर किसी बीमारी से ग्रसित होता है तब उसको बोलते हैं उपार्जित बीमारी। उपार्जित बीमारी आपके खुद के कमाया हुई बीमारी है। जन्मजात बीमारी, इसमें आपका आप कहे के मतलब बच्चे का कोई कसूर नहीं होता है, उसके माता और पिता के द्वारा गिफ्ट के तौर पर उसे बीमारी दी जाती है, उसे बोलते हैं जन्मजात। उपार्जित, जो हम माता और पिता के, जैसे माता के गर्भ से जब हम लोग बाहर आते हैं तो स्वस्थ रहते हैं और यहाँ के जो वातावरण में रहने के कारण हम जो बीमारी से ग्रसित होते हैं उसी बीमारी को बोलते हैं उपार्जित बीमारी। संक्रामक असंक्रामक, उपार्जित बीमारी दो तरह के, संक्रामक बीमारी और असंक्रामक बीमारी। अब हम लोग देखेंगे अनुवांशिक बीमारी। तो अनुवांशिक बीमारी, इसमें याद रखना है आपको कि अनुवांशिक बीमारी होता है, माता पिता से तो हमको मिल ही गया, माता पिताजी हमरा गिफ्ट में दे भी किए हैं अनुवांशिक बीमारी। लेकिन हाँ, अनुवांशिक बीमारी जन्मजात बीमारी है, लेकिन एगो लिखे हम गैर अनुवांशिक बीमारी। तो गैर अनुवांशिक बीमारी का मतलब समझिएगा कि बच्चा जो है मां के गर्भ से बाहर आता है, बच्चा रियल में पीड़ित होता है, लेकिन वैसी बीमारी जिसमें माता पिता का कोई कसूर नहीं होता है, माता पिता का कोई कसूर नहीं होता है। समझिएगा तो नियम कि माता पिता का कैसे कसूर नहीं होता है। कोई महिला, अगर गर्भवती कोई महिला है, किसी कारणवश उसकी तबीयत खराब हो जाती है, तो गर्भवती महिला को किसी कारणवश उनका तबीयत बिगड़ गया है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास वह महिला अपना ट्रीटमेंट इलाज करवाने के लिए जाती है। डॉक्टर उनको सलाह देते हैं कि आपको इस मेडिसिन को खाना पड़ेगा या इस इंजेक्शन को लेना पड़ेगा, लेकिन एक कंडीशन लगा देता है डॉक्टर कि अगर आप यह मेडिसिन अपने बीमारी को ठीक करने के लिए अगर खाएंगे तो इस मेडिसिन से जो आपके गर्भ में बच्चा पल रहा है, उस बच्चे को इस मेडिसिन के कारण उस बच्चे में कुछ दिक्कत जरूर हो जाएगी। कहे के मतलब उसमें, उसके अंग में कहीं ना कहीं फॉल्ट उत्पन्न हो जाएगा। अब वहां पर उस महिला के जान बचाने के कारण उस बच्चे को, जो बच्चा है उस बच्चे का कोई भी कसूर नहीं है, उस महिला का भी कसूर नहीं है। डॉक्टर जब उनको मेडिसिन देते हैं और वो मेडिसिन जब वो खाती है महिला, और उससे उसके गर्भ में जो बच्चा शिशु पल रहा था, उस बच्चे को उस मेडिसिन के कारण उसमें अपंगता, विकलांगता जैसी स्थिति आ जाती है। जब बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो उसे ये भी उसके एक पैर या एक हाथ या शरीर के कोई भी अंग किसी तरह से, किसी कारणवश उसका शरीर का अंग कोई डिस्टर्ब हो जाता है। अब इसे अनुवांशिक बीमारी हम लोग नहीं कहेंगे, ना तो इसमें माता का कसूर था और ना ही तो इसमें पिता का कसूर था। ये तो किसी कारणवश महिला की तबीयत खराब हुआ, या कोई महिला गर्भवती है, कहीं पर अगर बने जा रही है, किसी कारणवश वह गिर जाती है या उन्हें चोट लग जाता है उनके गर्भ के ऊपर, तो बच्चा उससे भी प्रभावित हो जाता है। तो ऐसी बीमारी जिसमें माता पिता का कोई कसूर नहीं होता है, ऐसी बीमारी को हम लोग अनुवांशिक बीमारी, उसे गैर अनुवांशिक बीमारी कहते हैं। क्या कहेंगे? गैर अनुवांशिक बीमारी कहेंगे। अनुवांशिक में पूरा 100% माता पिता में अगर जो बीमारी होगा, माता पिता में जो भी बीमारी होगा वह डायरेक्ट बीमारी जो है बच्चों में ट्रांसफर माता पिता के द्वारा ही होगा। लेकिन गैर अनुवांशिक में माता पिता का भी कसूर नहीं होता है। इसमें
इसमें माता पिता के भी कसूर नहीं होता है, यही बीमारी जो है किसी कारणवश हो जाती है। अब समझिएगा, हमको मुख्य रूप से पढ़ना है अनुवांशिक बीमारी। यहां से हमारा एग्जामिनर सवाल बनाना शुरू कर देता है। फिर संक्रामक बीमारी, असंक्रामक बीमारी। समझिएगा, इधर हम लोग अनुवांशिक बीमारी में अपना शुरुआत करने जा रहे हैं। अनुवांशिक बीमारी वैसी बीमारी जो माता पिता के द्वारा बच्चों में स्थानांतरित होता है, वैसी बीमारी को अनुवांशिक बीमारी की संज्ञा दी गई है। समझिएगा, इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे अनुवांशिक बीमारी के तहत। समझिएगा कि अनुवांशिक बीमारी के तहत हमको सबसे पहले स्टडी करना सिंड्रोम। नाम सुने होंगे आप लोग, नहीं भी सुने तो सुन लीजिए। अब सिंड्रोम, अनुवांशिक बीमारी के तहत हम लोग पढ़ेंगे सिंड्रोम। फिर हम लोग आगे देखेंगे अनुवांशिक बीमारी के तहत ही वर्णांधता, सिंड्रोम वर्णांधता, थैलेसीमिया। सिंड्रोम हो गया, वर्णांधता हो गया, थैलेसीमिया हो गया, हीमोफीलिया। ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसी बीमारी, अनुवांशिक बीमारी किसको कहेंगे? वैसी बीमारी जो माता पिता के द्वारा बच्चों में स्थानांतरित होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक निरंतर चलते रहते हैं, वैसी बीमारी को अनुवांशिक बीमारी कहना है। आपको माता पिता के द्वारा गिफ्ट में मिलेगा, जैसे सिंड्रोम, वर्णांधता, सिकिल सेल एनीमिया, सिकिल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया। इस सब बीमारी को ची है, अनुवांशिक बीमारी है। अब हम लोग अनुवांशिक बीमारी में हम लोग देखें, इस तरह से एग्जामिनर हमारा यही पूछ देता है कि थैलेसीमिया किस तरह का बीमारी है, अनुवांशिक बीमारी है, संक्रामक बीमारी है, असंक्रामक बीमारी है। छोटा छोटा सवाल हम लोग भी इसको करते चलेंगे कि सिंड्रोम, वर्णांधता, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकिल सेल एनीमिया, ऐसी बहुत बीमारी है जो आपको डायरेक्ट माता पिता के द्वारा आपको दी जाएगी गिफ्ट के तौर पर, जिसको हम अनुवांशिक बोलेंगे। अब इसमें सिंड्रोम, सबसे पहले हम लोग सिंड्रोम के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको इतना बात अगर समझ में आया है तो समझिएगा इधर कि बायोलॉजी के बारे में जब हम शुरुआत किए तो बायोलॉजी में एक टॉपिक उठाया लो, मानव रोग तथा उसके उपचार। रोग के बारे में चर्चा किए कि रोग के बारे में चर्चा किए कि रोग के मतलब होता है कि स्वस्थ कोशिकाओं में अगर किसी कारण बस रुकावट उत्पन्न हो उसको हम लोग रोग बोलते हैं, चर्चा किए। फिर देखिएगा रोग में हम लोग आगे बढ़े, रोग के पूरा आगे बढ़े तो रोग के हम लोग बांटे थे। 2 तरह के रोग होता है, जन्मजात या उपार्जित रोग। इसमें टोटल बात जो हम आपको पढ़ाए हैं, लिखाए हैं, सब बोर्ड पर जिस तरह से हम लिख रहे हैं उसी तरह से आप अपना कॉपी में अपना नोट कॉपी तैयार कीजिएगा। हम इसको मिटाने जा रहे हैं। फिर हम लोग चर्चा करेंगे इस पर, सिंड्रोम के ऊपर, थैलेसीमिया है, हीमोफीलिया है, वर्णांधता है, सभी बीमारी को पहले पढ़ेंगे। उसके बाद संक्रामक में आएंगे, असंक्रामक में आएंगे। अब समझिएगा, सिंड्रोम, हमको सिंड्रोम के बारे में जानना है। यहां से भी एग्जामिनर सवाल बनाते हैं, इसलिए समझिएगा कि सिंड्रोम। तो सिंड्रोम समझने के लिए कुछ बात हमको आपको समझाना जरूरी है। बायोलॉजी में कुछ ऐसे शब्द हैं जो रियल में अगर समझ में नहीं आएगा ना तो हमको सिंड्रोम में समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग चलते हैं कि हाँ, सिंड्रोम समझाने के प्रयास करते हैं। उसके पहले कुछ शब्द है, उस शब्द पर ध्यान देंगे हम लोग कि बायोलॉजी में कुछ टर्म है, शब्द है। पहले इन सभी शब्दों को हम लोग समझ लें, तब हम अपना सिंड्रोम पर आएंगे। किस तरह से सिंड्रोम हमको ग्रसित करता है, ये कैसी बीमारी है। कुछ शब्द समझेंगे तब सिंड्रोम पूरी तरह से आपको समझ में आएगा। समझिएगा इधर, सबसे पहले वो शब्द आता है जीन। हम लोग जीन किसको कहते हैं? जीन समझिएगा, जीन के बारे में कहा जाता है। अब शब्द बायोलॉजी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको समझना आपको जरूरी है। उस शब्द जब हम आपको समझाएंगे उसके बाद सिंड्रोम आपको बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि इस तरह से अगर डायरेक्ट हम सिंड्रोम पर चलेंगे तो आपको हो सकता है कि बात समझ में ना आए। इसीलिए बायोलॉजी की कुछ शब्दावलियां होती है जिनको हमको समझना अति आवश्यक है। सबसे पहले समझ जीन किसको कहते हैं, जीन कहते किसको है, समझिएगा। तो जीन के बारे में अगर हम बोल सकते हैं आपको, तो डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा, डीएनए का एक छोटा सा, ध्यान दीजिएगा, डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा जो लक्षणों के लिए
जिम्मेदार होता है। समझिएगा इधर बात। सबसे पहले हमको बायोलॉजी में कुछ शब्दावली जो हम आपको समझाने जा रहे हैं, क्योंकि बायोलॉजी में जब तक हम आपको शब्द नहीं समझा पाएंगे तब तक आप जिसे पूरा बायोलॉजी का जितना भी है टॉपिक आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमारे साथ शब्दों को समझने पे ध्यान दीजिएगा। जीन हम लोग बोलेंगे किसको, तो जीन किसको, डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा जो लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है। डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा जो लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है। बहुत ऐसे विद्यार्थी जिनका अब डीएनए भी समझ में नहीं आता है। डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसके बारे में भी हम आपको चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी आप याद रखिए कि डीएनए डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा जो लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीन। जीन के बारे में आप पूरी तरह से, एक ही बात को हम अनेकों बार बोल रहे हैं, रीजन यही है कि इन सभी शब्दों को आप पूरी तरह से अपने माइंड में रखें। बुक में तो अपना नोट डाउन करना ही है, लेकिन आपको पूरी तरह से माइंड में रखना है सब बात के। अब समझिएगा, अब ये हम लोग जीन देख लिए, अब देखते हैं हम लोग डीएनए किसको कहते हैं। समझिएगा इधर ऊपर में हम लिखने जा रहे हैं डीएनए। समझिएगा डीएनए। अब डीएनए किसको कहेंगे तो समझिएगा, जीनों के समूह को डीएनए कहा जाता है। बातें पलट दी अब सीधा कि डीएनए किसको कहते हैं, जीनों के समूह को डीएनए कहा जाता है। बस सिंपल बात देखिए, ध्यान दीजिएगा शब्द पर। जीन किसको कहेंगे तो डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा जो लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है। जो भी मनुष्य में जो भी लक्षण आता है, जो भी उसके माता पिता से द्वारा जो बच्चों में लक्षण आता है, उसके जिम्मेदार कौन है, उसके लिए जिम्मेदारी उठाता है सिर्फ जीन। अब जीन जो है डीएनए का सबसे छोटा टुकड़ा। समझिएगा इधर, अब जीन हम लोग देख रहे हैं डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा। अब मान लिया जाए कि ये डीएनए है, इसका स्ट्रक्चर अब इसी तरह से बढ़ते रहता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये डीएनए है, तो डीएनए क्या है, मतलब डीएनए। अब हम लोग देखते हैं कि ये डीएनए है, और डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा, डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा, ये छोटा सा टुकड़ा इसमें से हम काट लिए, तो छोटा सा टुकड़ा जो आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये छोटा सा टुकड़ा काटे। ये छोटा सा टुकड़ा आपको, ये जो हम काट रहे हैं, ये छोटा सा बीच में से टुकड़ा काटेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे कि जीन है। जीन बोलेगा कि डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा जो लक्षणों के लिए जिम्मेदार है, इस सिर्फ लक्षण के लिए जिम्मेदार होता है जीन। और डीएनए का है तो बस यही बतवा के पलट देना है। जब डीएनए जो है इसी का, जब जीन जो है डीएनए का टुकड़ा ही है, तो सब टुकड़ा मिलाकर कर डीएनए बना देगा। तो डीएनए का मतलब समझे कि जीनों के समूह को डीएनए कहते हैं। सब शब्द क्लियर रखिएगा, जीनों के समूह को डीएनए कहा जाता है। अब आगे देखिएगा, अब हम लोग चलते हैं आगे के बाद। देखिएगा इधर, इसको हम मिटा रहे हैं, उतार लीजिएगा बोर्ड पर, तो आप समझिएगा शब्द पर। कुछ शब्द हम आपको बायोलॉजी के समझाएंगे, उसके बाद आप देखिएगा इधर। ध्यान दीजिए इधर, हम लोग अपना चर्चा कर रहे हैं डीएनए पर। हम लोग देख लीजिए, शब्द बने, शब्दावली में 2 शब्द हम लोग समझे। बायोलॉजी के जो शब्द हम लोग देख रहे हैं, जिसमें हम लोग जीन देख लिए, जीन आपको समझ में आ गया, ठीक है, पहला शब्द। दूसरा शब्द हम आपको समझाए, इसको हम लोग बोलते हैं डीएनए डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब समझिएगा इसको खुद, आप समझिए डिऑक्सी राइबो जो न्यूक्लिक एसिड है, ये दोनों के संबंध एक दूसरे से है। अब आगे के बात हम बढ़ाते हैं। हम जिसे जीन में समझिएगा, जितना भी मनुष्य में लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है, ये सिर्फ जीन होता है। ये जो जीन है ना, मनुष्य में लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है। जितना मनुष्य में लक्षण होता है, हम लोग देखते होंगे कि कोई व्यक्ति का हाइट छोटा रह गया, किसी के बाल घुंघरैला हो जाता है, किसी के बाल सर पर बहुत कम आता है। इन सभी लक्षणों के लिए अगर कोई जिम्मेदार होता है
तो उसका नाम है कुछ जीन। ये तो शरीर के बाहरी स्ट्रक्चर में, शरीर के अंदर जो भी परिवर्तन आता है, जो भी मैंने गुण होता है, शरीर के अंदर में जो भी गुण होता है उसके लिए भी जिम्मेदार होता है जीन। अंदर से इंसान कितना अच्छा विचार के या खराब विचार के, कितना गंदा सोचता है, कितना अच्छा सोचता है, इन सभी के लिए भी जिम्मेदार है सिर्फ जीन। और जीन आप जान गए हैं कि यही डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा है, यही छोटा सा टुकड़ा डीएनए का है जो जीन है। अब बस डीएनए पूछेगा तो बस जीनों के समूह हो जाएगा। छोटा छोटा जो टुकड़ा था जीन के, वो सब आपस में जुड़ जाएगा, एक समूह बना लेगा, वो डीएनए हो जाएगा। अब देखिएगा, हम मनुष्यों के जो शरीर होता है करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। मनुष्यों का शरीर, मानव का शरीर जो है करोड़ों कोशिकाओं से मिलने से बना हुआ है। अब प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक होता है, प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक होता है। मनुष्य के शरीर करोड़ों कोशिका से मिलकर के बना हुआ है। तो मान लेते हैं कि एक कोशिका है। मनुष्यों का शरीर जो है करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। एक कोशिका में एक केंद्रक होता है। अब एक केंद्रक है, इसमें धागे नुमा कुछ संरचना होती है। समझिएगा कि मनुष्यों का शरीर करोड़ों कोशिकाओं से, आपका शरीर, हमारा शरीर, जितना भी मानव प्रजाति है उस सब के शरीर करोड़ों कोशिकाओं से बना। प्रत्येक कोशिका का अपना एक केंद्रक होता है और उसमें धागे नुमा संरचना होती है, जिसको वैज्ञानिकों ने, जो धागे नुमा संरचना होती है, इसको वैज्ञानिकों ने नाम दिया है गुणसूत्र। शब्द समझिएगा, हम अभी शब्द समझा रहे हैं बायोलॉजी में, इसी का नाम दिया है गुणसूत्र। क्रोमोसोम बोलते हैं हम लोग, तो गुणसूत्र कहे का मतलब कि गुणसूत्र, आप समझिएगा कि मनुष्यों का शरीर जो होता है करोड़ों कोशिकाओं से बना हुआ होता है, तथा प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक होता है। उस केंद्रक में जो धागे नुमा संरचना होती है, उस धागे नुमा संरचना होती है जिसे हम लोग बोलते हैं गुणसूत्र। वैज्ञानिक इसका नाम दिए है गुणसूत्र। ये जो धागे नुमा संरचना है ये आखिर है कुछ ही, धागे नुमा संरचना जो है ना, ये डीएनए ही है। डीएनए गुणसूत्र में बोलेगा कि जो धागे नुमा संरचना है ये डीएनए ही है। डीएनए को जब हम लोग खोलते ना है तो काफी लंबा जाता है। तो डीएनए को जब हम लोग खोलते हैं तो काफी लंबा जाता है डीएनए। और वही डीएनए के जब छोटा सा टुकड़ा, हम आपको बोले थे, वही डीएनए अगर खोले हम लोग तो काफी लंबा चल जाएगा, तो डीएनए के जैसे हम लोग खोलते हैं तो काफी वो लंबा चल जाता है। तो इसी का छोटा सा टुकड़ा हम लोग जीन देखे थे। अब हम जानेंगे कि गुणसूत्र किसको कहेंगे। तो गुणसूत्र आपको बोलना है कि प्रत्येक कोशिका में एक न्यूक्लियस, नाभिक पाया जाता है, और उस नाभिक में जो धागे नुमा संरचना है उसी को गुणसूत्र कहा जाता है। और ये जो धागे नुमा संरचना है ना, ये धागे नुमा जो संरचना है ये कुछ और नहीं, ये डीएनए ही है। जब इसको डीएनए को हम लोग क्या करते हैं कि जब खोलते हैं तो लंबा जाएगा। अब इसी डीएनए को हम लोग क्या करेंगे, फोल्ड कर करके, कोई लंबा है, छोटा सा केंद्रक है, कोशिका है, लंबा इसका स्ट्रक्चर संरचना है, उसको हम लोग क्या करेंगे, फोल्ड कर दिए, लंबा कोई धागा टाइप के, उसको हम लोग फोल्ड कर दिए, फोल्ड करके उसको हम लोग क्या किए, प्रोटीन से पैक कर देते हैं, प्रोटीन से पैक करके यहां पर आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कुछ गुणसूत्र। इस शब्द आपको समझना है, समझ में आ ही गया होगा कि गुणसूत्र अगर पूछेगा आपको कि क्रोमोसोम, जिसको हम लोग गुणसूत्र बोलते हैं, वो क्रोमोसोम है कुछ, तो आपको इतना बोलना है कि ये डीएनए ही है। डीएनए को जो है हम लोग क्या किए हैं, उसको फोल्ड करके उसको हम लोग प्रोटीन से पैक करके कोशिका में, यहाँ पर जो नाभिक है उसमें व्यवस्थित किया गया है, उसी को हम लोग बोलते हैं गुणसूत्र। हम लोग हिंदी भाषी, जिससे हम लोग हिंदी माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो हम लोग भी अपना समझ सकते हैं कि गुण, जो इंसान में गुण आता है, और सूत्र, हम लोग भी जानते हैं कि सूत्र के मतलब होता है धागा, गुणों का धागा, ये गुणों का धागा ही है। गुणसूत्र के मतलब गुणों का धागा। तो आपको समझ में आ गया बात कि गुणसूत्र किसको कहेंगे। तो गुणसूत्र के मतलब समझिएगा कि प्रत्येक कोशिका में एक, देख लिए थे हम लोग कि प्रत्येक कोशिका में एक नाभिक होता है, उस नाभिक में जो धागा होता है उसको हम लोग गुणसूत्र बोलते हैं। तीनों शब्द हम आपको समझा दिए हैं, जीन, डीएनए और गुणसूत्र। अब समझिएगा, मानव में 46 गुणसूत्र होता है, जो भी मानव प्रजाति है उसमें 46 गुणसूत्र होता है। मनुष्य में हम लोग जानते हैं कि 46 गुणसूत्र होता है। हर जीवधारी में अलग अलग गुणसूत्रों की संख्या होती है। अगर हम लोग देखेंगे, चिंपैंजी के नाम सुने होंगे आप लोग, चिंपैंजी में 48 गुणसूत्र होता है, 48 गुणसूत्र उसमें होता है। और हम लोग मानव है, पूरे मानव प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो 46 होता है, 46 गुणसूत्र।
अभी 46 गुणसूत्र में हम लोग देखेंगे कि 46 गुणसूत्र कहे का मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं 23 जोड़ा। समझिएगा, 23 जोड़ा। ये जो 23 जोड़ा हम लिखे हैं कि 46 गुणसूत्र 23 जोड़ा। 23 जोड़ा इसको इसलिए बोलते हैं कि हमारे शरीर में गुणसूत्र माता और पिता के द्वारा हमारे शरीर में आता है। जब नई पीढ़ी का निर्माण होता है तो गुणसूत्रों को आधा कर दिया जाता है। जब नया पीढ़ी के निर्माण होता है तो गुणसूत्र के आधा कर देते हैं। आधा कहे का मतलब है कि एक कोई भी व्यक्ति में 46 गुणसूत्र है, अब नया पीढ़ी वो बनाएंगे तो उससे 23 गुणसूत्र पिता की ओर से जाएगा और 23 गुणसूत्र माता की ओर से जाएगा। तो 46 गुणसूत्र था तो 23 माता दिया, 23 माता के द्वारा दिया गया और 23 पिता के द्वारा दिया गया। बच्चे में 46 गुणसूत्र प्रवेश कर जाता है। तो 46 गुणसूत्र से ही कोई बच्चों का निर्माण होता है। अब समझिए, तो 23 जोड़ा इसीलिए कहते हैं कि एक गुणसूत्र माता के द्वारा दिया गया है और एक गुणसूत्र पिता के द्वारा दिया गया है, उसको एक जोड़ी बोलते हैं। इसी तरह दूसरा गुणसूत्र माता, दूसरा गुणसूत्र फिर पिता दिए तो 2 जोड़ा, इसी तरह से 23 जोड़ा होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि 46 गुणसूत्रों में से अब गुणसूत्री विभाजन के तहत, जब गुणसूत्री विभाजन होती है तो उसके तहत गुणसूत्रों को आधा कर दिया जाता है। अगर आधा नहीं कर दिया जाता तो आप खुद कल्पना कीजिए कितना भयावह होता। खुद आप सोच के देखिए कि अगर 46 गुणसूत्र पिता टोटल गुणसूत्र अगर अपने बच्चों में दे देते, माता 46 गुणसूत्र दे देती, तो 46 और 46 जोड़ के देख लीजिए 92 92 गुणसूत्र के साथ वो बच्चा, वो मानव ना, वो महामानव बन जाता, जो हमसे कई गुना ताकतवर होता, उनका हाइट भी काफी बड़ा होता, हमसे बुद्धि भी काफी तेज होता। हम लोग को वो तुच्छ मानव समझते। इसीलिए गुणसूत्री विभाजन के तहत नया पीढ़ी का जब निर्माण होता है तो गुणसूत्रों को आधा कर दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा इधर। अब हम लोग देख लिए गुणसूत्र के बारे में। अब यही गुणसूत्र लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है। गुणसूत्र माने गुणों का धागा। अब देखिएगा, हम लोग जानते हैं, हम लोग इतना शब्द हम आपको समझाने में सफल रहे ऐसा हम अपने आप को मान रहे हैं। अब देखिएगा इधर कि डीएनए, जीन और गुणसूत्र, अब हम लोग इधर समझ लिए हैं। अब हम मेन मुद्दा हम लोग को था सिंड्रोम समझना था। तो सिंड्रोम जो बीमारी होती है, जो अनुवांशिकी के तहत हम लोग चर्चा कर रहे थे, उस पर हमको आना था। अब समझिएगा, अब थोड़ा सा और हम आपको गुणसूत्र के बारे में थोड़ा सा बात से तो आप जान गए कि कितना प्रॉब्लम इंसान में पहुंचाएगा, कितना करेगा, तकलीफ देगा हमको। अगर अब इसमें हम जो टॉपिक पर अपना आना चाहते थे, हम लोग पढ़ रहे थे सिंड्रोम पर हमको आना था। सिंड्रोम हमको समझ में आएगा कब? जब बायोलॉजी के, जीव विज्ञान के कुछ शब्दों से जब हम अवगत रहेंगे, तब हम उन शब्दों की जानकारी अगर अपने पास रखेंगे तब सिंड्रोम समझने में हमको कोई दिक्कत नहीं जाएगा। इसीलिए गुणसूत्र के बारे में देख लिए। माता से जानबे कर रहे हैं, पिता से, दोनों से आधा करके जाता है बच्चों में। बच्चा 46 को लेकर करके पृथ्वी पर आते हैं। समझिएगा सर, गुणसूत्र में देखिएगा सिंड्रोम। अब सिंड्रोम जो बीमारी है, तो सिंड्रोम जो बीमारी है यही बीमारी है। कहे के मतलब कि गुणसूत्रों में हुए तब्दीली के कारण, गुणसूत्रों में हुए तब्दीली के कारण बच्चों में जो बीमारी उत्पन्न होता है, उसी बीमारी को सिंड्रोम कहा जाता है। गुणसूत्रों में हुए तब्दीली के कारण बच्चों में जो बीमारी उत्पन्न होता है, उसी बीमारी को क्या बोलते हैं? सिंड्रोम। 46 जितना भी पृथ्वी पर मानव प्रजाति है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। सभी के पास 46 गुणसूत्र होता है। अगर गुणसूत्र 46 से 47 हो गया तो दिक्कत, अगर 46 से 45 हो गया तो दिक्कत। गुणसूत्र अगर बढ़ गया तो भी दिक्कत है, और गुणसूत्र अगर कम गया तो भी दिक्कत है। अब उसी से जो बीमारी होता है उसको हम लोग बोलते हैं कुछ सिंड्रोम। तो सिंड्रोम के मतलब गुणसूत्रों में हुए तब्दीली के कारण जो बच्चों में बीमारी होता है, उस बीमारी को सिंड्रोम कहा जाता है। और हम लोग जानते हैं कि गुणसूत्र माता और पिता के द्वारा बच्चों में आता है। 23 माता के द्वारा और 23 पिता के द्वारा। समझिएगा, एक चित्र से समझाना चाहते हैं हम आपको। ध्यान दीजिए, कोई बच्चा, कोई पुरुष है, चित्र पर जाते ध्यान ना फोकस कीजिए, चित्र देख के हंसना नहीं है। ध्यान दीजिए, ये पुरुष है,
एक महिला है, ध्यान दीजिएगा, ये पुरुष और ये महिला। तो हम जानते हैं पुरुष में 46 गुणसूत्र होता है, महिला में भी 46 गुणसूत्र होता है। तो पुरुष में 46 गुणसूत्र और महिला में भी 46 गुणसूत्र। अब वैसे पुरुष जो अगली पीढ़ी बनाने में सक्षम होते हैं, समझिएगा, तो वैसे पुरुष जो अगली पीढ़ी बनाने में सक्षम होते हैं, या वैसी महिलाएं जो अगली पीढ़ी बनाने में सक्षम होती है। तो अगली पीढ़ी बनाने में सक्षम पुरुष तथा अगली पीढ़ी बनाने में सक्षम महिला, इन दोनों के गुणसूत्रों को आधा आधा कर दिया जाता है। तो हम जब पुरुष में देखिए, पुरुष में एक विशेष प्रकार के कोशिका पाया जाता है। पुरुष में एक विशेष प्रकार के कोशिका पाया जाता है जिसको हम लोग शुक्राणु बोलते हैं। पुरुष में एक विशेष प्रकार के कोशिका पाया जाता है जिसको हम लोग शुक्राणु बोलते हैं। वैसे पुरुष जो अगली पीढ़ी बनाने में सक्षम होंगे, उन्हीं पुरुष में ये कोशिका पाया जाएगा जिसको स्पर्म बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं। वैसी महिलाएं जो अगली पीढ़ी बनाने में सक्षम होती है, वैसी महिलाएं जो अगली पीढ़ी बनाने में सक्षम होती है, उस महिला में अंडाणु नाम के एक कोशिका पाई जाती है। वैसी महिलाएं जो अगली पीढ़ी बनाने में सक्षम होती है, उस महिला में अंडाणु नाम की कोशिका पाई जाती है। और वैसी पुरुष जो अगली पीढ़ी बनाने में सक्षम होते हैं, पुरुष में शुक्राणु नाम की कोशिका पाया जाता है। जब महिला और पुरुष के बीच लैंगिक क्रिया स्थापित होगी, जब महिला और पुरुष के बीच लैंगिक क्रिया स्थापित होगी, तो पुरुष के शुक्राणु में 23 गुणसूत्र, ध्यान दीजिएगा, पुरुष के शुक्राणु में 23 गुणसूत्र और महिला के अंडाणु में 23 गुणसूत्र होता है। पुरुष के शुक्राणु में 23 गुणसूत्र और महिला के अंडाणु में 23 गुणसूत्र। इनके बीच जब लैंगिक क्रिया स्थापित होगा, तो पुरुष के द्वारा, समझिए इधर, जब इन दोनों के बीच लैंगिक क्रिया स्थापित होगा, तो पुरुष के जो शुक्राणु है वो महिला के अंडाणु में जाकर अपना न्यूक्लियस गिरा देता है। न्यूक्लियस यहां पर अपना न्यूक्लियस का परित्याग कर देता है। अब यही न्यूक्लियस, ध्यान दीजिएगा कि पुरुष के शुक्राणु, इसमें 23 गुणसूत्र आया था, 23 गुणसूत्र आया था, और महिला के अंडाणु में ऑलरेडी पहले से 23 गुणसूत्र था। अभी दोनों के, जब पुरुष और महिला के बीच यहाँ लैंगिक क्रिया जब शुरू हुआ था, तो पुरुष के शुक्राणु यहाँ पर महिला के अंडाणु में अपना न्यूक्लियस का परित्याग कर देता है। अब परित्याग करला के बाद इस घटना को जब यहाँ पर होती है, इसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, निषेचन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? निषेचन। ध्यान दीजिएगा, इस घटना को हम लोग निषेचन बोलते हैं। तो निषेचन के मतलब क्या होता है कि पुरुष और महिलाओं के बीच जब लैंगिक क्रिया स्थापित होता है, तो पुरुष के स्पर्म जो बोलते हैं शुक्राणु, वो महिला के अंडाणु में अपने न्यूक्लियस का परित्याग कर देता है, उसी को हम लोग निषेचन बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। अब ये कोशिका, याद रखिएगा, एक बताओ कि ये जो हम बोले आपको शुक्राणु, यह एक कोशिका है, अंडाणु यह भी एक कोशिका है। दोनों में 23-23 को गुणसूत्र होता है, दोनों में 23-23 गुणसूत्र होता है। अब दोनों के जब आपस में मिलन होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं निषेचन। इसमें कुल 46 गुणसूत्र हो गया। इसके बाद जो कोशिका का निर्माण होगा, इसके बाद जो कोशिका का निर्माण होगा, उसके न्यूक्लियस में 46 गुणसूत्र प्रवेश कर गया है। इसके बाद जो इस बना है, इसमें 46 गुणसूत्र प्रवेश कर गया है। इसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं, जाइगोट। इसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं, युग्मनज। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग युग्मनज बोलते हैं। तो युग्मनज के मतलब समझ में आ गया आपको कि युग्मनज क्या है? तो युग्मनज किसी भी मानव के सबसे प्रारंभिक अवस्था है। कोई भी मानव के सबसे शुरुआती की अगर कोशिका पूछेगा ना, तो उसी कोशिका को हम लोग युग्मनज नाम देते हैं। उसका प्रारंभ का कोशिका, सबसे शुरुआती की कोशिका, और कोई बनता है तो उसी को बोलते हैं लोग युग्मनज, जाइगोट। अब इस युग्मनज में विभाजन होगा,
समझिएगा इधर, इसको हम मिटा रहे हैं, फिर आगे चित्र बना के हम आपको समझाते हैं। ध्यान दीजिए, पहले एक बार शुरू से आपको सुना देते हैं। हम लोग क्या देखे कि पुरुष में 46 गुणसूत्र, महिला में 46 गुणसूत्र, पुरुष में 46 गुणसूत्र, महिला में 46 गुणसूत्र। वैसे पुरुष जो अगले पीढ़ी बनाने में सक्षम हो, वैसी महिलाएं जो अगली पीढ़ी बनाने में सक्षम होती है। वैसे पुरुष जो अगली पीढ़ी बनाने में सक्षम हो, उसमें शुक्राणु नामक एक कोशिका पाया जाता है। वैसी महिलाएं जो अगली पीढ़ी बनाने में सक्षम हो, उसमें अंडाणु नामक एक कोशिका पाया जाता है। जब इन दोनों महिला पुरुष के बीच लैंगिक क्रिया स्थापित होती है, तो पुरुष के गुणसूत्र आधे कर दिए जाते हैं। जब अगली पीढ़ी बनाया जाता है, तो उसमें गुणसूत्रों को आधे कर, पुरुष अपने 23 गुणसूत्रों में 46 गुणसूत्रों में से 23 गुणसूत्र, अब महिला अपने 46 गुणसूत्रों में से 23 गुणसूत्र देता है। शुक्राणु में 23 गुणसूत्र होता है, अंडाणु में 23 गुणसूत्र होता है। जब दोनों के मिलन होता है, उस क्रिया को हम लोग निषेचन बोलते हैं, उसे निषेचन बोलते हैं। निषेचन के बाद जो नया, निषेचन के बाद नया जो आकृति, नया हम आपको देखा, नया कोशिका का जो निर्माण हुआ है, इस आकृति का, इसको हम लोग युग्मनज जाइगोट बोलते हैं। अब इसी जाइगोट में आगे विभाजन होगा। तो आप लोग देख लीजिए, इसको मिटाने जा रहे हैं, आगे फिगर बना रहे हैं। इसको हम लोग बोलते थे फर्टिलाइजेशन, इसको हम लोग बोलते थे ध्यान दीजिएगा सर, हम लोग देख रहे थे, यही बात ना समाप्त की। पहले यहाँ पर सुनिएगा पहले कि 23 गुणसूत्र पिता के द्वारा, 23 गुणसूत्र माता के द्वारा, पिता के द्वारा जो कोशिका है, इसको हम शुक्राणु बोले थे, शुक्राणु। महिला के जो कोशिका है, माता के अंडाणु। अब इन दोनों के बीच जब लैंगिक संबंध, लैंगिक क्रिया जब दोनों के बीच कायम होता है, तो पुरुष के जो शुक्राणु है, वह महिला के अंडाणु में अपने न्यूक्लियस का परित्याग कर देता है, जिसमें 23 गुणसूत्र इसमें प्रवेश कर जाता है। और महिला के ऑलरेडी पहले से इसमें गुणसूत्र होता है। तो देख रहे हैं फर्टिलाइजेशन, निषेचन बोले थे। जाइगोट, जाइगोट क्या है, मतलब कि कोई भी व्यक्ति के सबसे पहला, कोई भी बच्चा के जब निर्माण होता है, तो सबसे पहला अगर उसका कोई कोशिका है, तो उस कोशिका को हम लोग बोलते हैं जाइगोट। युग्मनज, तो युग्मनज जो पहला कोशिका, इसमें 46 गुणसूत्र होता है, इसमें 46 गुणसूत्र होता है। अब इसमें, इसके बाद जब एक और संरचना बनती है, तो अपने आप समझिएगा कि शुरुआत में क्या होगा। अब 46 गुणसूत्र लेकर के चला है, जिसको जाइगोट बोले। फिर आपस में इसमें विभाजन होता है, इसमें विभाजन होता है अनेकों कोशिकाओं में। जाइगोट जो है अनेकों कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, अनेकों कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है जाइगोट। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मनुष्य करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना है। अनेकों कुछ प्रारंभ में जाइगोट प्रारंभ में फिर विभाजित होता है, टूटता है, और टूटला के बाद जब विभाजित होगा, अब प्रारंभ में विभाजित होगा, और उसके बाद प्रारंभ में विभाजित होगा, उसके बाद इससे बच्चे का निर्माण शुरू हो जाता है। फाइनली हम लोग जानते हैं कि 9 महीनों के बाद, फाइनली 9 महीनों के बाद एक बच्चे का निर्माण होता है, एक बच्चे का निर्माण होता है 9 महीनों के बाद। समझिएगा इधर, 9 महीनों के बाद एक बच्चे का निर्माण होता है। अब इस प्रक्रिया को समझना हमको जरूरी था। 9 महीनों के बाद एक बच्चे का निर्माण हो गया। अब यहां देखिएगा 23 गुणसूत्र, 23 गुणसूत्र दोनों, माता से 23 गुणसूत्र, पिता से 23 गुणसूत्र, 46 गुणसूत्र, फिर जिसको हम लोग निषेचन बोले, फिर जाइगोट बने, युग्मनज बना। युग्मनज का जब विभाजन हुआ, तो विभाजन होगा, शुरुआत में विभाजन हुआ, विभाजन के बाद फिर उसमें इंसान के अंग बनना शुरू हो जाता है। 9 महीनों के बाद एक बच्चे का निर्माण होता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो गुणसूत्रों का प्रोसेस देख रहे हैं, ये गुणसूत्रों जिस तरह से मैंने बच्चे में जा रहा है, यही गुणसूत्र यहीं पर देखिएगा कि 23 गुणसूत्र माता से और 23 गुणसूत्र पिता से जब गया था, तो गुणसूत्रों में अगर किसी कारणवश किसी तरह के परिवर्तन हो जाता है,
अगर गुणसूत्रों में कमी आ जाती है या गुणसूत्रों में वृद्धि हो जाती है, तब बच्चों में बीमारी उत्पन्न हो जाता है। और उसी बीमारी को हम लोग देखते हैं, नाम देते हैं सिंड्रोम। सिंड्रोम जो बीमारी है, गुणसूत्रों में हुए तब्दीली के कारण जो बच्चों में आया बीमारी, वही सिंड्रोम है। ये पूरा प्रक्रिया हमको इस सिंड्रोम को समझाने के लिए आपको बताना पड़ रहा था कि सिंड्रोम जो बीमारी अगर जो होगा तो यहां से है गुणसूत्र में, अगर गुणसूत्र कम हो गया या बढ़ गया तो दिक्कत हो जाता है। अब देखिएगा, ये सब मुद्दा हम लोग देख लिए। इस तरह से एक बच्चे का निर्माण होता है। आगे के क्लास जब हम आपको कभी करवाएंगे तो उसमें हम आपको जुड़वा बच्चे के बारे में भी चर्चा करेंगे कि कैसे जुड़वा बच्चा हो जाता है, ट्रिपल या 4, 4 बच्चा 5 बच्चा तक भी होता है एक महिला के, तो कैसे होता है नेक्स्ट क्लास जब कभी करवाएंगे इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल हमको भी सिंड्रोम पर आना है, वहां पर भी लोग आगे इसका क्लास लेंगे तो आपको पूरी तरह से हम आपको वहां पर बता देंगे कि जुड़वा बच्चा और 3 पेरेंट्स बेबी होता है। फिर मैंने हम लोग देखते हैं प्रकनली में बच्चे का किस तरह से निर्माण होता है, मातृत्व प्रभाव क्या होता है, उस सब पर चर्चा करेंगे। अब सिंड्रोम पर फिलहाल हमको भी चर्चा करना है। ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, अब हम लोग देखेंगे कि अब सिंड्रोम तो हम लोग चर्चा कर लिए कि हाँ सिंड्रोम जो हमको सिंड्रोम में बीमारी में अब हमको आना है कि किस तरह से बीमारी में इस विकार का बीमारी होता है। तो गुणसूत्रों में हो तब्दीली। अब ये बताइए कि गुणसूत्रों में हो तब्दीली, हम जानते हैं कि 23 जोड़ा गुणसूत्र हम लोग में, मानव प्रजाति में 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। अब गुणसूत्रों में हो तब्दीली के कारण बीमारी सिंड्रोम हुआ था। अब गुणसूत्र केमा गुणसूत्र में किताब में देखे थे, किताब में लिखा होता है 12वां गुणसूत्र, 13वां गुणसूत्र, 10वां गुणसूत्र, 9वां गुणसूत्र, इस तरह से लिखा हुआ रहता है। तो क्या गुणसूत्रों के भगवान नाम दे के भेजे हैं कि हाँ 10 नंबर के गुणसूत्र है, 9 नंबर के गुणसूत्र है? तो भगवान कोई गुणसूत्र के नाम नहीं दिए हैं, वैज्ञानिकों के द्वारा गुणसूत्रों को नाम दिया गया है। और क्या नाम दिया गया समझिए पहले इधर, वैज्ञानिक जो भी वैज्ञानिक है उनके द्वारा गुणसूत्रों को नाम दिया गया है। समझेंगे कैसे नाम दिया गया है। इस तरह से गुणसूत्र देखिएगा पहले कि इस तरह से गुणसूत्र मानव में पाया जाता है। गुणसूत्रों के घटते हुए क्रम में जब क्रमबद्ध किया जाता है, गुणसूत्रों को घटते हुए क्रम में जब क्रमबद्ध किया जाता है तो उससे जो संरचना प्राप्त होती है, स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, उसे हम लोग भी एक नाम देते हैं कैरियोटाइप। कैरियोटाइप याद रखिएगा कि गुणसूत्रों को घटते हुए क्रम में, गुणसूत्रों को घटते हुए क्रम में जब घट रहा है तो घटते हुए क्रम में जब इसको क्रमबद्ध करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, तब उससे जो स्ट्रक्चर हमको संरचना प्राप्त होगा उसको हम लोग बोलेंगे कैरियोटाइप। तो कैरियोटाइप किसको कहते हैं? तो गुणसूत्रों के घटते हुए क्रम में जब व्यवस्थित किया जाता है तो जो स्ट्रक्चर संरचना प्राप्त होता है उसे हम लोग बोलते हैं कैरियोटाइप। तो कैरियोटाइप या गुणसूत्रों के घटते हुए क्रम में चल रहा है। हम जानते हैं कि अंतिम में हम लोग के सबसे 23 जो गुणसूत्र है, समझिएगा इधर लिखे हैं 23 जो गुणसूत्र हम लोग देखे, तो सबसे अंत में 23वां जोड़ा वाला गुणसूत्र यहां पर हम लोग को मिलेगा। अब देखिएगा ये गुणसूत्र, अब इसको बोलेंगे हम लोग, ये जो गुणसूत्र है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, इस तरह से गुणसूत्र जो है कि यहां से गुणसूत्र जाता है। तो गुणसूत्र के घटते हुए क्रम में हम लोग नाम देते हैं 23 जोड़ा। 23 जोड़ा का मतलब कि 44, 45 जाएगा उधर बने 46 तक जाएगा, यहां तक 23 जोड़ा होगा। एक्स 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 ये हम आपको घटते हुए क्रम में इसीलिए दर्शा दिए हैं कि आज से आपको बात पूछेगा कि गुणसूत्र कि 4 नंबर के गुणसूत्र बोलेंगे तो याद रखिए घटते हुए क्रम में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस गुणसूत्र के बारे में हम जिक्र करेंगे। तो वैज्ञानिक नाम दिए हैं गुणसूत्रों के घटते हुए क्रम में। आपसे एग्जामिनर हमसे पूछेगा कि कैरियोटाइप किसको कहते हैं? तो गुणसूत्रों के घटते हुए क्रम को व्यवस्थित किया जाता है, उससे जो संरचना प्राप्त होता है उसको हम लोग कैरियोटाइप कहते हैं। अब आगे देखिएगा, गुणसूत्र 2 तरह के होते हैं। गुणसूत्र के बारे में चर्चा करें तो गुणसूत्र 2 तरह के होते हैं। अब गुणसूत्र मानव में गुणसूत्र 2 तरह के पाए जाते हैं। इसके लिए समझिएगा कि गुणसूत्र मानव में 2 तरह के पाए जाते हैं। मनुष्य में पूछेगा आपसे कि गुणसूत्र 2 तरह के होता है, कौन कौन गुणसूत्र होगा समझिएगा इधर। एक को बोलते हैं ऑटोसोम कायिक गुणसूत्र, कायिक गुणसूत्र, कायिक गुणसूत्र।
एक गुणसूत्र का नाम है कायिक गुणसूत्र, दूसरा होता है लिंग गुणसूत्र। इसको हम लोग ऑटोसोम बोलते हैं, इसको सेक्स क्रोमोसोम। अब कायिक गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र पूछेगा। गुणसूत्र तो गुणसूत्र को मनुष्यों में गुणसूत्रों को दो भागों में बांटा गया है, कायिक गुणसूत्र में और लिंग गुणसूत्र में। तो मनुष्य में जो गुणसूत्र जितना पाया जाता है उसको हम लोग दो पार्ट में बांटे हैं, कायिक गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र। कायिक गुणसूत्र कुल 44 को होता है। 44 को कहे का मतलब कि 22 जोड़ा होता है, 22 जोड़ा कायिक गुणसूत्र होता है। लिंग गुणसूत्र दो होता है। अगर महिला है तो महिलाओं में इस तरह से, और पुरुष है तो पुरुषों में इस आकृति का पाया जाएगा। इसको बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। समझिएगा, कायिक गुणसूत्र 44 को होता है, 22 जोड़ा, और एक जो अंतिम जोड़ा 23वां जोड़ा होता है उसको हम लिंग गुणसूत्र बोलते हैं, 23 जोड़ा। अगर महिला है तो उसमें XX होगा, अगर पुरुष है तो उसमें XY गुणसूत्र होगा। तो पुरुष में XY गुणसूत्र और महिला में XX गुणसूत्र होता है। ये लिंग गुणसूत्र है। इसी से हम लोग जानते हैं कि हाँ 23वां गुणसूत्र जो हम लोग देखेंगे 23वां जोड़ा, तो उसमें महिला की आकृति, जो महिला में जो गुणसूत्र पाया जाता है इस आकृति का होता है, पुरुष में इस आकृति का होता है। अब ध्यान, तो महिला पुरुष में दोनों हमने लिंग गुणसूत्र देख लिए। कायिक गुणसूत्र, अब कायिक गुणसूत्र के काम का है समझिएगा। मनुष्य के पूरे बॉडी, होल बॉडी जितना है, पूरे काया का, मनुष्य के पूरा काया का निर्माण इन्हीं कायिक गुणसूत्रों के कारण होता है। पूरे शरीर में अगर किसी तरह का कोई बने संरचना आपका बिगड़ा हुआ है या खराब है, उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार अगर कोई होते हैं तो कायिक गुणसूत्र। और लिंग गुणसूत्र जो देख रहे हैं, ये आपका जेंडर कहे का मतलब महिला होंगे तो XX गुणसूत्र उसमें पाई जाती है, और पुरुष होंगे तो XY गुणसूत्र पाया जाता है। अब गुणसूत्र, इसी तरह से हम लोग गुणसूत्र के बारे में पूरा हम लोग क्लास भी किए, बहुत लंबा वीडियो जा रहा है। अब हम लोग अपने मुद्दे पर आएंगे तो सिंड्रोम के बारे में चर्चा करेंगे। बीमारी जो सिंड्रोम है, इसमें हम चर्चा करेंगे टर्नर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्लाइफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। बहुत ऐसे सिंड्रोम है जो हम आपको भी पढ़ाने वाले हैं। आज हम यही चाहते हैं कि हमारा पहला क्लास है, आज भर हम यही तक जो आपको बताए, यही तक हम आपको क्लास विराम कर, जैसे छुट्टी देना चाह रहे हैं, क्लास अब यहीं पर हम रोकना चाहते हैं। लंबा वीडियो बन जाएगा, फर्स्ट क्लास है, देखने में भी आप लोगों को शुरुआत में तो ठीक है कि आप लोग मैंने जो विद्यार्थी हमसे पढ़े होंगे वो तो जरूर इसे देखिएगा, लेकिन हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि अभी आप इतना तैयार कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे के बात करेंगे। ज्यादा लंबा वीडियो बनाना भी हमको नहीं है। पहले आप लोग देखिए, वीडियो को पसंद कीजिए, जहां पर भी अगर कमी दिखे हमको जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हमको अपने अभी अनुमान नहीं है कि किस तरह से वीडियो हम लोग यहीं पर अब समाप्त करेंगे। अपने दोस्तों के बीच याद से पहला क्लास है, शेयर कीजिएगा। कुछ बोलने में रियल में हमको आज मैंने दिक्कत हुआ होगा, काहे कि मैंने जिस तरह से हम बोले हैं, फर्स्ट टाइम कैमरा के पास हम आज अपना लेक्चर दिए हैं, कैमरा फ्रेंडली रियल में भी हम नहीं हो पाए हैं। अभी 2-4 वीडियो बनेगा, फिर कैमरा से हमारी जब दोस्ती हो जाएगी तो आपको कहीं पर हम कोई दिक्कत नहीं रहने देंगे। अगर समझाने में थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ होगा, समझिएगा कि सर कैमरा के सामने फर्स्ट टाइम आए हैं, इसीलिए कुछ मैंने हिचकिचा रहे हैं। फिर हम आपको 100% गारंटी ले रहे हैं कि आपको A to Z टोटल बात समझाएंगे। अगला वीडियो में हम लोग सिंड्रोम जो बीमारी होता है उसके बारे में समझेंगे। आज तो पूरा सिंड्रोम की प्रक्रिया हमको समझना था, जो हम समझ लिए कि कैसे कैसे होगा, कहाँ पर तकलीफ होगा, तो किस तरह से ग्रसित होगा, बीमारी हमको पढ़ना था, लेकिन उसके लिए आपको इतना जो हम समझाएं समझना बहुत जरूरी था। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है हमारा, आप वीडियो को देख करके खुद समझ सकते हैं कि आपके लायक है तो देखिए, अगर आपके लायक नहीं है तो आप स्वेच्छापूर्वक छोड़ सकते हैं। लेकिन सब विद्यार्थी शुरुआत में जरूर हमसे जुड़े। कहीं पर अगर हमें दिक्कत होता है बोली में या कहीं पर कमी आपको महसूस होता है, आप हमको कमेंट करके जरूर बताएंगे। कहे कि अभी हमको दिक्कत में भी हम लग रहा है कि हाँ कहीं पर बोलने में भी हम लड़खड़ा जा रहे हैं, अकेले कैमरा के सामने खुद हम बोल रहे हैं। आप समझ ही सकते होंगे कि हम भीड़ में बोलने वाले लोग थे, आज अकेले बोलने पड़ रहा है। तो ठीक है, आप लोग वीडियो देखिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और जरूर कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा याद से। चलिए आज हम यहीं पर अपनी बातों को विराम देते हैं, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।